हेलो विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज अपन सामान्य जो कशेरुकीय जीव हैं उन्हें उनके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला यूनिट शुरू करने से पूर्व अपन इन लक्षणों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये इन लक्षणों के आधार पर ही जीवों को, जो कशेरुकीय अकशेरुकीय जीव है, उनको अलग अलग वर्गों के अंदर या अलग अलग कहें अपन संघों के अंदर रखा गया है। तो ये लक्षण है जो बार बार हर यूनिट में दोहराए जाएंगे। तो ये लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है ना, कैसे इन लक्षणों को परिभाषित किया गया है और किस आधार पर इन जीवों को अकशेरुकी के अंदर रखा गया है, अकशेरुकी जीव कहलाए ये किन लक्षणों के आधार पर, तो उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि हर यूनिट में आपको बार बार ये जहाँ भी आप पर्टिकुलर संघ के लक्षण पढ़ेंगे और उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो ये वहाँ आएंगे, क्योंकि उनका वर्गीकरण उसी के आधार पर है। तो आज अपन देखते हैं इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ते हैं। आज पहला अपन स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट कौन कौन है, किस आधार पर इनवर्टिब्रेट को परिभाषित किया गया है, मतलब अकशेरुकी जीव कौन है। अकशेरुकी जीव ऐसे जीव जिनके अंदर बैकबोन नहीं पाई जाती, मतलब अपन जो मेरुदंड है वो देखने को नहीं मिलती, जिसको अपन अपने अंदर जो देखने को मिलती है, जैसे रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है। द वर्टिब्रल कॉलम इज अनदर नेम ऑफ द बैकबोन, जिस बैकबोन का दूसरा नाम वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है, जो अपन पीछे की तरफ पाई जाती है, जिसको मेरुदंड कहते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ओवर 90% ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 90% जो जीव हैं वो क्या है, अकशेरुकी। एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हैव बीन फाउंड इन द फॉसिल्स रिकॉर्ड एज फार बैक 6 मिलियंस ईयर्स अगो, मतलब 600 मिलियन वर्ष पूर्व जो जीवाश्म रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर अकशेरुकी जीवों को देखा गया। मोलिकुलर बायोलॉजी स्टडी सजेस्ट दैट ऑल इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व्ड फ्रॉम ए सिंगल इनवर्टिब्रेट। जो इसका मोलिकुलर जो जैविक अध्ययन है जीवों का, स्टडीज है, वो ये दर्शाती है कि जितने भी अकशेरुकी जीव है उनका उद्भव किसी न किसी एक अकशेरुकी ग्रुप से या एक अकशेरुकी पर्टिकुलर किसी ग्रुप से हुआ है, एक सिंगल ग्रुप से उनका उद्भव हुआ है। ओवरव्यू ऑफ एनिमल्स, तो इस जो आज का अपना टॉपिक रहेगा, इसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन द एनिमल्स के अपन को एक पूरी लिस्ट के जो लक्षण है, जो लिस्ट वाइज 1 बाय 1 एक कैरेक्टर का अपन चर्चा करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे, और जिसके आधार पर इसको पर्टिकुलर किंगडम्स के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर इनको रखा गया। डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, आपको परिभाषित करना है और कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो इन वर्टिब्रेट्स में आते हैं। आपको चेक योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में क्या अंतर है। हाउ डू एनिमल्स गेट देन एनर्जी, जो जीव जंतु है वो अपनी ऊर्जा कैसे ग्रहण करते हैं या उसको एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं। और ये जो वैक्यूबलरी में जो आप ये शब्दावली देख रहे हैं, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर जीवों को पर्टिकुलर फाइलम के अंदर रखा गया और ये वापस हर एक यूनिट में दोहराए जाएंगे। जैसे बाइलेटरल सिमेट्री है, द्विपक्षीय है, समरूपता है। सेफाइलाइजेशन है, सेफाइलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेड रीजन, जो अग्रभाग का निर्माण होना या उसकी डोमिनेंसी होना। सिलोम, गुहा क्या है। अपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम और पूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। और बाह्य कवक स्तर या बाह्य जो स्तर होता है वो। अंतर स्तर क्या कहते हैं, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, ये क्या होते हैं इनके बारे में। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है। लार्वा किसे कहते हैं, क्योंकि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर जो उनका विकास है वो एक जुवेनाइल फॉर्म से होता है, मतलब एक लार्वल फॉर्म्स पाई जाती है
स्यूडोसिलोम, सिलोम क्या है, गुहा और जूठी गुहा, सूडो गुहा। रेडियल सिमेट्री, रेडियल समरूपता क्या है, और खंडकरण, सेगमेंटेशन क्या है। तो ये जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर अकशेरुकीय जीवों को पर्टिकुलर फाइलम में रखा गया है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज टू क्लासीफाई एनिमल्स, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनका जीवों को वर्गीकृत करने में उपयोग में लिया जाता है। तो उन लक्षणों को अपन को पढ़ना है। स्लाइड में आप देख रहे हैं डाइजेस्ट सिस्टम। तो जो पाचन तंत्र है वो दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक अपूर्ण और एक पूर्ण। अपूर्ण में क्या होता है, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, मतलब माउथ, मुख पाया जाता है, जहाँ पर आपको गुदा, उसकी एनस देखने को नहीं मिलती। तो वो एक ही जो छिद्र होता है उसके शरीर के अंदर या ओपनिंग होती है, जिसी से वो भोजन ग्रहण भी करता है और उसी से वो भोजन को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मतलब बोथ मतलब सिंगल माउथ्स आर यूज्ड फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, मतलब एंट्री और एग्जिस्ट के लिए एक ही ओपनिंग पाई जाती है। स्पॉन्जेस है, निडरियंस है, टिनोफोरा है, प्लेटफॉर्म्स है। तो इनके अंदर क्या है, आपको इनकम्प्लीट, अपूर्ण पाचन तंत्र देखने को मिलता है, मतलब पूर्ण पाचन तंत्र देखने को नहीं मिलता। जो आप इस स्लाइड्स में देख रहे हो ये है, क्या है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। और कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें तो ऐसे जीव जिनके अंदर टू ओपनिंग्स, मतलब माउथ और एनस दोनों पाई जाती है, और अलग अलग ओपनिंग्स होती है, किसके लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। तो वन फॉर इनपुट्स एंड अदर्स फॉर आउटपुट। जैसे कौन से, नेमाटोड्स, एनिलिड्स, मोलस्का, अर्थ्रोपोडा, एकाइनडर्मेटा एंड कोडेट्स। तो ये सारे जीव जो संघ के अंदर आने वाले जितने भी जीव है, इनके अंदर क्या है, आपको पूर्ण पाचन तंत्र देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखेंगे, जैसे ये फ्रॉग्स है, ये डुगेशिया है, प्लेन एरिया जिसको कहा जाता है, जिनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम है। तो ये डायग्राम जो दिख रहे हैं ये दर्शा रहे हैं ऐसे जीव हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये भी एक ऐसा लक्षण है जो इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। कुछ जैसे जीव हैं जिनके अंदर अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, स्पॉन्जेस, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटफॉर्म्स। कुछ ऐसे जीव हैं जो जैसे नेमाटोड्स, एनिलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनडर्मेटा एंड कोडेट्स। कोडेट एक अलग जो उसको आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, पहले फर्स्ट ईयर के अंदर आने वाले एकाइनडर्मेटा फाइलम्स तक आपको अध्ययन करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ एनिमल्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ए कैरेक्टरिस्टिक फॉर द क्लासिफिकेशन। तो ये अपन पहले भी कहा कि भाई ये जो लक्षण है डाइजेस्ट सिस्टम का, ये भी वर्गीकरण के लिए, जीवों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एनिमल्स विथ इनकम्प्लीट ट्रैक्ट्स, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैव ओनली वन ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, while animals with a complete digestive tracts have two opening, the mouth and anus। तो ये भी अपन आपको बता दिया गया है। ए सेगमेंटेड बॉडी प्लान डिफाइंस द फाइलम दैट इंक्लूड द अर्थ। जो ऐसे जीव हैं जिनके बॉडी में खंड पाए जाते हैं, उनका यदि कि अपन कहें खंडकरण पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो ऐसे कुछ जीव हैं जो कि संघ के अंदर आते हैं, एनलिडा के अंदर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अर्थवॉर्म्स। In this chapter we will focus on invertebrates, animals that do not have a backbone। तो अकशेरुकीय ऐसे जीव जिनके अंदर बैकबोन आपको देखने को नहीं मिलती। Movement, all invertebrates can move on their own during at least some image of their life। मतलब जीवन के किसी न किसी स्तर पर वो अपने आप को मूवमेंट दर्शाते हैं। However they may differ in how they move, several where are described। तो उनका मूवमेंट है वो अलग अलग प्रकार का होता है। Some invertebrates are simply carried along by water current, they cannot control their movement in a particular direction। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो जिस तरफ पानी का बहाव होता है उसके साथ वो मूव कर जाते हैं और अपना वो मूवमेंट है वो नियंत्रित नहीं कर पाते किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एन एग्जाम्पल इज ए जेलीफिश। जिस तरह से जेलीफिश का मूवमेंट होता है, निडरिया के अंदर आने वाला जेलीफिश, जैसे ओरेलिया ओरेटा है जिसको जेलीफिश कहा जाता है,
तो ये ऐसे जीव हैं जो अपना जो मूवमेंट है वो खुद नियंत्रण नहीं कर पाते, तो जो पानी का बहाव होता है उस तरफ ही ये मूवमेंट करते हैं। और कुछ ऐसे जीव है जैसे कुछ ऐसे अकशेरुकी है, अदर इन्वर्टिब्रेट्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट मसल्स टू मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वाटर करंट्स आर ऑन सॉलिड सरफेस। तो कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनके अंदर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं पाया जाता है, तो वो वाटर करंट और सॉलिड सरफेस पे मूव में नहीं, दे कैन आल्सो कंट्रोल द डायरेक्शन इन विच दे मूव। अदर इन्वर्ट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट मसल्स टू मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वाटर करंट्स ऑन और ऑन सॉलिड सरफेस, दे कैन आल्सो कंट्रोल द डायरेक्शन इन विच दे मूव। तो ये इस प्रकार के भी जीव होते हैं जो अपना मूवमेंट का डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल इज ए राउंड वार्म, जैसे राउंड वार्म में नेमेटोड्स, इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट और राइट। तो ये जीव है ये अपने आप को फॉरवर्ड या लेफ्ट राइट नहीं मूव करा पाते। स्टिल अदर कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं जिनके अंदर विशेष प्रकार के पंजेस पाए जाते हैं, पाँव देखने को मिलते हैं जो मूवमेंट्स के लिए काम आते हैं, जैसे जॉइंटेड लेग्स है, आर्थ्रोपोडा में है। वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग आर विंग्स एंड फ्लाइंग, चलने के लिए, फिरने के लिए, उड़ने के लिए, जैसे इंसेक्ट्स है दे कैन फ्लाई। तो ये अलग अलग प्रकार का जो मूवमेंट्स है जो अकशेरुकी में देखने को मिलता है। कुछ अपना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पानी के बहाव के साथ मूवमेंट करते हैं, और कुछ कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि जिनके अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके अंदर जुड़े हुए पैर के रूप में अपंजेस पाए जाते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फ्लाइंग करते हैं जैसे इंसेक्ट्स है। तो इस अलग अलग प्रकार का मूवमेंट अलग अलग अकशेरुकी जीवों में देखने को मिलता है। नर्व सिस्टम, मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स हैव ए नर्व सिस्टम। तो बहुत बहुतायत जो अकशेरुकी हैं उनके अंदर तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है। द नर्व सिस्टम्स अलो देम टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट। तो उसकी वजह से वो वातावरण में होने वाली अलग अलग गतिविधियों को सेंस कर पाते हैं। द सिंपलेस्ट इन्वर्टिब्रेट नर्व सिस्टम इज जस्ट ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट कैन सेंस टच। तो सबसे जो साधारण जो नर्व सिस्टम है जो आपको निडेरिया में देखने को मिलता है, जो एक पूरा जाल होता है नर्व सिस्टम का, वो सिर्फ उसको स्पर्श का वो सेंस कर पाते हैं। मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स हैव ए मोर कॉम्प्लेक्स नर्व सिस्टम। तो कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स नर्व सिस्टम भी पाया जाता है। इट मे इंक्लूड जिनके अंदर ब्रेन देखने को मिलेगी, सेवरल डिफरेंट नर्व सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, नर्व गैंग्लिया देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का। जैसे स्टार फिश प्लेन एरिया है, आगे आप आ जाओगे आर्थ्रोपोडा एनिलेट्स में, तो वहाँ गैंग्लिया वगैरह उस प्रकार का आपको नर्व सिस्टम भी देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन, तो मोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ज़्यादातर जो अकशेरुकी हैं वो लैंगिक जनन करते हैं। डिप्लॉयड एडल्ट्स प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट्स इन सम स्पीसीज, द सम इंडिविजुअल प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड एडल्ट। तो कुछ डिप्लॉयड एडल्ट्स हैं जो कि हैप्लॉयड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म और एग प्रोड्यूस करते हैं। इन सम स्पीसीज द सेम इंडिविजुअल, मतलब एक ही जीव दोनों प्रोड्यूस करता है, जो कि जैसे एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं, तो उस प्रकार के जीव है। तो अलग अलग जीव स्पर्म ओवम क्या कहते हैं ओवम प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो एक ही जीव के अंदर स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होते हैं। इन अदर स्पेसीज स्पर्म एंड एग आर प्रोड्यूस बाय द सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअली। फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। तो जो फर्टिलाइजेशन है तो वो वहाँ होता है निषेचन, जहाँ पर जाइगोट डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है हैप्लॉयड एग और स्पर्म के फ्यूजन होने की वजह से। द जाइगोट डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो एंड इवेंचुअली into a new adult organisms on the way it may pass through the more or less larval stage। तो अकशेरुकी जीवों में जब जाइगोट से निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है और जाइगोट वो भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण फिर वो वयस्क एक जीव के रूप में विकसित होता है। तो कुछ एक जो अकशेरुकी हैं वहाँ पर उनके मध्य में एक लार्वल फॉर्म्स आती है जिसको जुवेनाइल फॉर्म्स कहा जाता है, जो कि इमेच्योर स्टेज होती है उन जीवों की। तो वो एक क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इट इज जनरली क्वाइट डिफरेंट इन फॉर्म एंड फंक्शन फ्रॉम द एडल्ट फॉर्म ऑफ द स्पीसीज। तो
जो लार्वा है उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलता है फंक्शनली एडल्ट से, जो उसका उसी जीव का पर जो वयस्क होता है उससे फंक्शनली उन लार्वा के अंदर जो फंक्शनल है उनकी क्रियात्मक जो क्रियाएं हैं वो अलग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल द लार्वा मे बी एबल टू स्विम फ्रीली, तो कहीं आपको देखने के लार्वा स्वतंत्र रूप से फ्रीली मूवमेंट कर रहा है और उसका एडल्ट नहीं कर पाता है। वेयर द एडल्ट मस्ट रिमेन परमानेंटली अटैच्ड टू ए सॉलिड सरफेस, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। तो ये रिप्रोडक्शन इस टाइप्स का इन अकशेरुकियों जीवों के अंदर देखने को मिल सकता है। सम इनवर्टिब्रेट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो कुछ जीव पिछली स्लाइड में अपने किया कि वो सारे जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा की, तो कुछ ऐसे अकशेरुकी है जिनके अंदर अलैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। दिस में अकर बाय फ्यूजन, तो ये अलैंगिक जनन फ्यूजन की वजह से हो सकता है, वोकुलन बडिंग की वजह से हो सकता है। फ्यूजन टेक्स प्लेस व्हेन एनिमल सिंपली डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, तो फ्यूजन वहाँ होगा जहाँ एक जीव दो भागों में विभक्त होता है। ईच पार्ट देन रीग्रोस द मिसिंग पार्ट, तो जो भी अलग हो गया है जैसे प्लेनेरिया में आप देखने को मिलते, तो वो बीच में से डिवाइड हो जाता है और फिर पूरा संपूर्ण एक जीव का विकास कर लेता है। तो रीग्रोस द मिसिंग पार्ट, तो वो पूरा जो मिसिंग हो गया उस पूरे पार्ट को भी वो बना लेते हैं। द रिजल्ट इज ए टू होल ऑर्गेनिजम्स, तब उसको परिणाम क्या होता है कि फिर वो एक ही जो जीव था वो दो भागों में विभक्त हो गया और फिर वो दो भाग एक पूर्ण जीव के रूप में काम करने लग जाते। बडिंग में टेक प्लेस व्हेन ए पेरेंट्स फॉर्म्स ए स्मॉल बम्प आर बड, द बर्ड्स रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट व्हाइल इट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो मुकुलन में क्या होता है कि जो बड निकलती है किसी पर्टिकुलर जीव से, तो वो जब तक पूर्णतः विकसित नहीं होती है तो वो उसी पेरेंट के साथ ही अटैच रहती है। तो ये अलैंगिक जनन भी अकशेरुकियों में इस प्रकार का देखने को मिलता है, फ्यूजन और बडिंग टाइप का। इनवर्टिब्रेट इवोल्यूशन, इनवर्टिब्रेट इवोल्व्ड सेवरल इंपॉर्टेंट ट्रेड्स बिफोर वर्टिब्रेट इवन अपीयर्स, तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग विशेष लक्षणों का उद्भव हुआ जब तक कि वो वर्टिब्रेट्स में नहीं कन्वर्ट हुए। देयर ट्रेड्स आर नाउ फाउंड इन द जस्ट अबाउट ऑल एनिमल्स, तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो ज़्यादातर सभी जीवों में देखने को मिलते हैं। जैसे मल्टीसेलुलरिटी, बहुकोशिकीयता जो है, तो द फर्स्ट एनिमल स्टेज टू इवोल्व वाज मल्टीसेलुलरिटी, तो पहला जो लक्षण था जो उद्भव हुआ वो क्या था, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव का उत्पन्न होना। दिस वाज ए हाईली एडेप्टिव मल्टीपल सेल कुड डू डिफरेंट जॉब्स, तो इस प्रकार का एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव का उद्भव होना जिसकी वजह से वो मल्टीपल सेल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के काम करने लगी। दे कुड इवोल्व स्पेशल एडेप्टेशंस दैट अलाउ देम टू डू देयर जॉब रियरली वेल, तो ये एक प्रकार का अनुकूलन था जिसकी वजह से वो अपने कार्य को अधिक क्षमता से कर सके। हाउएवर द फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स स्टिल लैक टिश्यू, तो आप ही पहले ही भी जानते हैं कि जो पहला अकशेरुकी है वो उनके अंदर उत्तक आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे स्पोंजेस रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एट द स्टेज, तो स्पोंजेस है पोरीफेरा है, वो ये दर्शाते हैं कि वो पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर इनवर्टिब्रेट्स एट दिस स्टेज ऑफ इनवर्टिब्रेट इवोल्यूशन, वहाँ से इनवर्टिब्रेट्स का उद्भव होना शुरू हुआ। टिश्यू, लिविंग निडेरियंस सच एज जेलीफिश, जो स्पंजेस के बाद में आने वाला जो संघ है अकशेरुकियों के अंदर, द लिविंग निडेरियंस सच एज ए जेलीफिश रिप्रेजेंट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, तो पोरीफेरा के बाद जो उद्भव का जो स्टेज है अकशेरुकियों के अंदर वो क्या है, निडेरिया संघ का है। तो उनके अंदर वो सेकेंड स्टेज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्वर्टिब्रेट, तो वो दूसरी अवस्था दर्शाते हैं इवोल्यूशन की इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। दिस वाज द इवोल्यूशन ऑफ टिश्यू, तो यहाँ पर क्या है, ऊतकों का उद्भव हुआ, मतलब सेल से कोशिकाओं से ऊतक का विकास हुआ। इट वाज द फर्स्ट स्टेप्स इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तो ये एक पहला कदम था किसकी तरफ, अंगों और अंग तंत्र के उद्भव की तरफ। एट फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट डेवलप टिश्यू फॉर्म जस्ट टू एम्ब्रियो सेल लेयर, तो जो पहला अकशेरुकी जीव था जिनके अंदर ऊतक बने, तो उनके अंदर शरीर के दो स्तर देखने को मिले, जो एम्ब्रियोनिक सेल लेयर्स है वो देखने। देयर वाज एन आउटर लेयर जिसको आप एक्टोडर्म बोलते हैं या बाहरी स्तर बोलते हैं, और इंडोड्रम
जो अंतर स्तर होता है। द टू सेल लैड अलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू टू फॉर्म। तो ये दोनों स्तर है, ये फिर आगे अलो करते हैं कि अलग अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण होने के लिए फिर एक्टोडर्म और एंडोडर्म आगे चल के उत्तरदायी होते हैं। रेडियल समरूपता अनोदर जो ट्रेड्स है अकेशेरिकों का, द अनोदर ट्रेड्स दैट इवोल्व्स अर्ली ऑन वाज सिमेट्री। टू अंडरस्टैंड सिमेट्री यू नीड टू सी एन एनिमल्स दैट लैक सिमेट्री। तो आपको समरूपता को समझने से पहले कुछ ऐसे जीवों को देखना पड़ेगा जिसके अंदर सिमेट्री नहीं पाई जाती। जैसे आप स्पॉन्जेस है, और आप प्रोटिस्टे में बात करें आप इसकी प्रोटोजोआ की, तो वो जिनका बॉडी का शेप इरेगुलर होता है, दे हैव नो एनी टाइप ऑफ शेप। जिन जीवों के अंदर किसी प्रकार का आकार नहीं पाया जाता, तो उनके अंदर किसी प्रकार की समरूपता या सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलती। तो स्पॉन्जेस, ए स्पॉन्ज लाइक द वन फिगर इन यू सो इन द फिगर नो सिमेट्री, ए स्पॉन्ज हेयर, ये जो दिख रहे हैं ये स्पॉन्ज है जिनके अंदर आपको किसी प्रकार की सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। दिस मीन्स इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। इसका ये अर्थ हुआ कि सिमेट्री ऐसे जीवों में नहीं होती जिनको आप समान रूप से दो भागों में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। दे कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म इन कॉन्ट्रास्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। तो जिनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है, तो ऐसे जीवों को एक समान रूप से दो अलग भागों में विभक्त किया जा सकता है। बोथ द कोरल पॉलिप एंड बीटल इन फिगर्स बिलो हैव सिमेट्री। तो यहाँ पर आप जो बीटल देख रहे हैं, जो आर्थ्रोपोड्स हैं, और ये जो कोरल पॉलिप्स हैं, ठीक है ना, इनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, और जो बीटल हैं जिनके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। सिमेट्री इन इनवर्टिब्रेट्स स्पॉन्ज, सिमेट्री इन इनवर्टिब्रेट्स स्पॉन्ज लाइक सिमेट्री। Radial symmetry evolved first. This was followed by the bilateral symmetry. How do the two types of symmetry differ? तो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले जो अकेशेरिकी के अंदर जो जीव उद्भव हुए, तो वो क्या थे, एसिमेट्रिकल थे, जिनके अंदर किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। जैसे अपन स्पॉन्जेस पोरीफेरा को देखें, तो पोरीफेरा के अंदर आने वाले जीवों के अंदर आपको सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। और इन्वर्टिब्रेट से पहले जो प्रोटिस्टा, जो प्रोटोजोआ अपन पढ़ते हैं, तो प्रोटोजोआ के अंदर आपको जीव जितने भी है वो एसिमेट्रिकल मिलेंगे। दे हैव नो पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप, दे हैव इरेगुलर टाइप ऑफ शेप, जिनका जो आकार है शरीर का वो बार बार चेंज होता रहता है, जो प्रोटोजोआ में आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए उनके अंदर किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती। तो उसके बाद जिन जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे स्पॉन्जेस थे, वो भी एसिमेट्रिकल थे। और उसके बाद जो जीव आए, ये सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा जिसको कहते हैं, निडेरिया है, तो ये ऐसे जीव थे जिनके अंदर फिर रेडियल सिमेट्री आई, और रेडियल सिमेट्री के बाद क्या है, बायलैटरल सिमेट्री आई। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि रेडियल सिमेट्री इवॉल्व्ड फर्स्ट, मतलब अकेशेरिकियों के अंदर या जीवों के अंदर जो सिमेट्री थी, जो सबसे पहले आने वाली वो सिमेट्री थी, वो रेडियल थी। रेडियल सिमेट्री के बाद उन जीवों के अंदर बायलैटरल सिमेट्री आई, या अपन ये कहते हैं कि बायलैटरी लेटरल सिमेट्री इवॉल्व्ड आफ्टर रेडियल सिमेट्री, या ठीक है। हाउ डू दे टाइप ऑफ सिमेट्री इज डिफरेंट, कैसे आप कहोगे कि ये दो प्रकार की जो सिमेट्री है ये एक दूसरे से अलग है। तो ये आगे वाली स्लाइड में आपको बताते हैं। द कोरल पॉलिप इन फिगर ऑन द लास्ट स्लाइड हैज रेडियल सिमेट्री। तो आपने कोरल को देखा कि हैव लेडर सिमेट्री। दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिमेट्री टू इवॉल्व। तो ये एक पहली सिमेट्री थी जो उद्भव हुई। द कोरल हैज ए डिस्टिंक्ट टॉप एंड बॉटम बट नॉट डिस्टिंक्ट एंड्स। तो जो कोरल होते हैं उनका जो टॉप है वो डिस्टिंक्ट होता है, जबकि बॉटम है वो उसका डिस्टिंक्ट नहीं होता। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। तो इनको आप दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, लाइक ए पाई की तरह। जैसा पाई होता है आप जो देते हो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, बट नॉट इनटू ए राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। लेकिन उनको आप राइट और लेफ्ट हाफ्स में, यानी कि दायां और बायां आधा में आप उसको नहीं डिवाइड कर सकते। एनिमल्स विथ रेडियल सिमेट्री हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो उनके अंदर किसी प्रकार का सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता। सच ए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिस प्रकार से उनका आगे और पीछे की तरफ एंड लेफ्ट एंड राइट की तरफ होता है। तो ये आपने पहले भी कहा कि इनके अंदर ये मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ठीक है। और उनको शरीर को दो आप बराबर भागों में भी विभक्त नहीं कर सकते, दायां और बायां में। दिस मेक्स ए कंट्रोल मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन इम्पॉसिबल। तो इसलिए इनके अंदर नियंत्रित प्रकार का मूवमेंट किसी पर्टिकुलर विशेष दिशा में नहीं देखने को मिलता, ड्यू टू
हैविंग ए रेडियल सिमेट्री। अपन यहाँ देखेंगे कि भाई ये इकाइनर्मेट्स हैं जिनके अंदर भी आपको सी स्टार्स है। जैसे द बॉडी सिमेट्री, वन एग्जांपल द फिजिकल कैरेक्टर यूज टू क्लासिफाई द एनिमल्स बॉडी सिमेट्री इन ऑर्गेनिज्म दैट शो द रेडियल सिमेट्री सच ए सी स्टार्स। फॉर एन एग्जांपल सी स्टार्स द बॉडी इज ऑर्गेनाइज लाइक ए सर्कल, तो इनकी बॉडी है जो एक सर्कल के रूप में ऑर्गेनाइज्ड है। देयर फॉर एनी कट थ्रू द सेंटर ऑफ द एनिमल्स क्रिएटेड टू एडिंकल ड्राफ्ट, जहाँ भी आप इसको इसकी बीच में से सेंट्रल एक्सिस से इसको कट देंगे तो ये एक दो समान भागों में विभक्त हो जाएगा। तो इट्स द रेडियल सिमेट्री। और जहाँ पर अपन उसकी कोरल की बात करें तो उसको ऊपर से अपन यहाँ से काटे, क्योंकि इसका जो टॉप है वो तो डिस्टिंक्ट है बट जो बॉटम है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसको यहाँ से कट करें तो ये आइडेंटिकल हाफ में कट हो जाएगा। यहाँ आपको डायग्राम में दर्शाया गया है। तो इट शोज, तो और जहाँ पर ये हाफ लेफ्ट और राइट में डिवाइड नहीं होगा, जहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री जिन जीवों के अंदर देखने को मिलती है तो उनकी बॉडी जो लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइड होता है, जैसे ये बीटल्स आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है बायलैटरल सिमेट्री होती है। तो ये इन दे डिफर, तो ये दोनों जो सिमेट्रियाँ हैं ये एक दूसरे से डिफर करती है। तो ये आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में डेवलप आप इसको अलग कर सकते हो, जबकि इसको नहीं। और ये ऐसे जितने भी है जो अपने आप के डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते। सेफलाइजेशन, फ्लैट वॉर्म्स रिप्रेजेंट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्वर्टिब्रेट इवोल्यूशन। जो चपटे कर्मी हैं उनके अंदर जो इवोल्यूशन हुआ है इन्वर्टिब्रेट्स का, अकशेरुकियों का, दिस इज द नेक्स्ट स्टेज, वो अगली अवस्था है। और दे इवोल्व्ड, तो उनके अंदर इवोल्व हुआ कि किसका, सेफलाइजेशन का। सेफलाइजेशन मतलब डोमिनेंस ऑफ हेड रीजन, मतलब जिनके अग्र भाग का डोमिनेंस होना, और जो सेंस ऑर्गन्स है, ब्रेन है, उनका शिफ्ट हो जाना किसकी तरफ, हेड रीजन की तरफ। तो इस प्रकार का जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन हुआ है, उद्भव हुआ है, उसको क्या कहा जाता है, सेफलाइजेशन कहा जाता है। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ नर्व टिश्यू एंड वन एंड ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग ए हेड रीजन। तो ये मतलब कि जो बॉडी का मास्टर जो ऑर्गन है या कंट्रोलिंग ऑर्गन है उसका अग्रभाग की तरफ शिफ्ट हो जाना। जैसे नर्व सिस्टम है, ब्रेन है, तो उसका अग्रभाग की तरफ जाना और उस जगह का एक हेड के रूप में विकसित होना। तो इस प्रकार का जिन जीवों में उद्भव हुआ, तो दिस टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन इज नोन एज ए सेफलाइजेशन। दिस इज ए हाईली एडेप्टिव। तो इस प्रकार का जो एवोल्यूशन था, उद्भव था, वो बहुत ही अनुकूल था। इट अलाउज सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हुआ, तो उस जगह ने शरीर को पूरा नियंत्रित करना शुरू किया। सेफलाइजेशन मतलब ब्रेन रीजन जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। सेफलाइजेशन वाज द फर्स्ट स्टेप्स इन द इवोल्यूशन ऑफ ए ब्रेन। तो ये पहला कदम था किसका, ब्रेन का उद्भव होना, या ब्रेन का विकास होना, या ब्रेन का डेवलपमेंट होना। तो एक ऐसा शरीर के अंदर एक ऐसा क्षेत्र बन गया, अग्रभाग जो बन गया, जो पूरे पीछे बचे हुए शरीर को पूरा नियंत्रित करता है। तो अपने बीच में छोड़ा था रेडियल सिमेट्री, तो वहाँ भी आपको उस स्लाइड में भी बताया गया था कि क्या डिफरेंसेस है। और यहाँ भी इस भी स्लाइड्स में आप देखोगे व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो ये एनिमोन है, जेलीफिश है, इनके अंदर दी हैव नो ब्रेन एंड दी हैव नो। तो यहाँ पर अपन जब सेफलाइजेशन हुआ तो उस आधार पर अपन बात करें तो ऐसे जीव विच दी हैव नो ब्रेन एंड न्यूरॉन्स, दी हैव रेडियल सिमेट्री। द ऑर्गेनिजम्स हु हैव ब्रेन एंड न्यूरॉन्स दे हैव बायलैटरल सिमेट्रिकली। तो यहाँ जो सेफलाइजेशन के आधार पर इनको ये देखा गया है कि जो जिनके अंदर ब्रेन और न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं, और जिनके अंदर ब्रेन्स और न्यूरॉन्स नहीं देखने को मिलते दे आर रेडियल सिमेट्रिकल। तो वहाँ पर अपन रेडियल सिमेट्री पढ़ी है। तो आज इस स्लाइड में अपन देखते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकली। तो वहाँ भी आपको बता दिया कि बायलैटरल सिमेट्री वाले कौन से जीव हैं जिनको आप बीच में से कट करो सेंट्रल एक्सिस थे, तो उनका लेफ्ट और राइट इक्वली हाफ या सिमिलर टाइप ऑफ हाफ, दोनों एक जैसे आधे आधे भाग में अलग हो जाए। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द बीटल इन ए फिगर अबो। तो बीटल जो
पिछली स्लाइड्स में थी जहाँ पर आप बीटल का फिगर देखा था, विथ concentrated nerve tissue at the end at the head but not at the tail end. The two ends of the body are distinct from the each other. दोनों शरीर के जो एंड है वो एक दूसरे से अलग है. द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड डाउन द मिडल टू फॉर्म आइडेंटिकल राइट एंड आइडेंटिकल हाफ्स. ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं. इट अलाउज द एनिमल्स टू टेल फ्रंट फ्रॉम बैक एंड लेफ्ट फ्रॉम राइट. दिस नीडेड फॉर द कंट्रोल मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन. तो इन प्रकार जीवों में जो इनका मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उनका जो अग्र भाग है और वो पश्च भाग है वो डिस्टिंक्ट होता है एक दूसरे से. तो जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है वो अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं. जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है वो अपने मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. मेजोडर्म, ये अगला कैरेक्टर्स है. तो ये अपन जितनी भी अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे लक्षण हैं जो इनके अंदर आए और उन लक्षणों के आधार पर इन जीवों को अलग अलग वर्गों में अलग अलग संघों में रखा गया. मेजोडर्म, एंसेस्टर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आल्सो अलाउस मेजोडर्म. तो ये वहाँ आपने पढ़ा कि कहाँ से इनके अंदर सेफलाइजेशन हुआ, कहाँ से ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर हुए, कहाँ से इनके अंदर बाइलेयर मतलब ये जो द्विस्तरीय और से त्रिस्तरीय हुए. तो मेजोडर्म का जो डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ से हुआ, जो चपटे वॉर्म्स थे वहाँ से हुआ, फ्लैटवर्म से. तो फ्लैटवर्म आल्सो इवॉल्व इन द मेजोडर्म. दिस इज इन द थर्ड लेयर. तो मेजोडर्म का यहाँ ये कह रहा है कि भाई फ्लैटवर्म से ही सेफलाइजेशन चालू हुआ और फ्लैटवर्म से ही मेजोडर्म का विकास हुआ. दिस इज इन ए थर्ड लेयर ऑफ द सेल्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. तो ये जो शरीर का है जो तीसरा स्तर था जो कि अंतस्तर और बाहरी त्वचा के स्तर के बीच में पाया जाता है, जिसको मेजोडर्मल लेयर कहा जाता है. इवोल्यूशन ऑफ दिस न्यू सेल लेयर्स allows animals to develop a new types of tissues such as muscles. तो इस स्तर के उद्भव से जो मांसपेशियाँ उनका भी डेवलप होना चालू हुआ. तो इट्स अलो एनिमल्स टू डेवलप ए न्यू टाइप ऑफ टिश्यू सच एज मसल्स. द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स स्टार्टेड फ्रॉम द मेजोडर्म. यहाँ पर अपन कहेंगे द डेवलपमेंट ऑफ मेजोडर्म्स अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू टाइप्स ऑफ टिश्यू सच एज मसल्स. तो 3 layers इन ए फ्लैटवर्म से. फ्लैटवर्म हैज 3 सेल्स लेयर. तो फ्लैटवर्म के अंदर 3 स्तर आपको देखने को मिलेगा. ये डायग्राम है ये जिसको आप फ्लैटवर्म्स बोलते हैं और ये सोलोमेट होता है जिसके ये लेयर आप देख रहे हैं एक्टोडर्म, बीच वाला लेयर मेजोडर्म और अंदर वाला लेयर एंडोडर्म. कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम की अपन बात कर चुके हैं. कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम, अर्ली इनवर्टिब्रेट्स हैड एन इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम. देयर वाज जस्ट एन ओपनिंग फॉर द माउथ. ये भी अपन ने बता दिया कि जो पूर्व के या जो शुरुआत के जितने भी अकशेरुकी हैं जिनके अंदर अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है और उनके अंदर एक ही ओपनिंग पाई जाती है, मुख ही पाया जाता है, जिससे ही भोजन वो ग्रहण करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर छोड़ देते हैं. एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न राउंड वर्म्स वेयर द फर्स्ट एनिमल्स टू इवॉल्व ए कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम. तो राउंड वर्म के जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर ऑफ ए मॉडर्न राउंड वर्म्स वेयर द फर्स्ट एनिमल्स टू. तो एंड राउंड वर्म्स के जितने भी जो पूर्वज थे वो ऐसे पहले अकशेरुकी जीव थे जिनके अंदर सबसे पहले कंप्लीट पूर्ण पाचन तंत्र का विकास हुआ. विथ ए सेपरेट माउथ एंड एनस, जिनके अंदर अलग से माउथ और गुदा पाई जाती थी. फूड कुड मूव थ्रू द बॉडी इन ए जस्ट वन डायरेक्शन, जिनके अंदर भोजन एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करता था. दिस मेड डाइजेशन मोर इफिशिएंट, जिसकी वजह से भोजन अच्छी तरह से भोजन का पाचन हो पाता था. एंड एनिमल्स कुड कीप ईटिंग वाइल डाइजेस्टिंग फूड एंड गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट. इसकी वजह से वो जो डाइजेशन भोजन है उसको पाच्य पदार्थ को वो ग्रहण कर पाते थे और जो जितना भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल पाते थे. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट could also become spliced for a different digestive function. तो पाचन तंत्र के जो ट्रैक्ट है पूरा, कैनाल है या नाल है पूरी, उससे जुड़े हुए दूसरे भी जो स्प्लेस्ड अंग है वो भी उनका भी विकास हुआ और उन्होंने भी उसको डाइजेशन में, पाचन तंत्र में या भोजन के पाचन में उसके भोजन तंत्र को एफिशिएंट मतलब और अच्छा करने में सहायता की या हेल्प की. स्यूडोस्लोम एंड स्लोम.
तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक अभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे जितने भी कैरेक्टर हैं जिसके आधार पर किन जीवों को विभक्त किया गया है या पर्टिकुलर संघों में रखा गया है तो उसका अपन पढ़ रहे हो, तो वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ये सारे कैरेक्टर्स पूरे हो जाएंगे। और उसके पश्चात अपन जो पहला यूनिट है प्रोटोजोआ पोरिफेरा इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।